Yes. Before starting problem on Coulomb's law, first of all, let's discuss Coulomb's law again. Let's do take 5 minutes and do the Coulomb's law again. क्योंकि Coulomb's law के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने हैं, तुम Coulomb's law में अभी कंफ्यूज हो रहे हो. देखो, we have two charges Q1 and Q2 separated at a distance of r meter. Fine. ये दोनों चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी ऑफ चार्ज. ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे. दोनों नेगेटिव है, रिपेल करेंगे. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेंगे. दो चार्जेस आपस में कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ Coulomb's law. Coulomb's law है क्या? दिस इज अ लॉ that gives the magnitude of the net force acting on the two charges when they are placed at a certain distance apart. So according to Coulomb's law, we have derived the expression of force equal to F is equals to K Q1 Q2 upon R square. Fine. Coulomb observed that, Coulomb was a scientist that observed that if we have two charges, fine, these are placed at certain meters apart, तो ये दोनों कितनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या कितनी फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, कि वो दो चार्जेस कितने स्ट्रांग है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. भाई ये कॉमन सेंस है. इधर देखो, लेट्स से ये मेरे पास दो मैग्नेट के बीच है. ठीक है, चार्जेस विजुअलाइज नहीं होते बट मैग्नेट्स को विजुअलाइज कर सकते हो. मैग्नेट के साथ सबने देखा हुआ है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है. नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं. 10th क्लास में तुमने मैग्नेट्स को देखा हुआ है. ठीक है, तो चार्जेस को अगर विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही है, मैग्नेट्स को विजुअलाइज कर लो. नॉर्थ पोल को बिहेव करो पॉजिटिव चार्ज की तरह, साउथ पोल को बिहेव कराओ नेगेटिव चार्ज की तरह. जैसे नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं. Same is the case with the charges. Positive को किसकी तरह हमने बिहेव करना है, नॉर्थ की तरह. नेगेटिव को साउथ की तरह. पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव रिपेल, नेगेटिव अट्रैक्टिव, नेगेटिव रिपेल. अब इधर देखो, मान के चलते हैं ये दो मार्कर है. मार्कर के कैप्स को मैं नॉर्थ पोल मान के चल रहा हूं और इनके बैक पॉइंट को, बॉटम को मैं साउथ पोल मान के चल रहा हूं. ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है. ठीक है, ये नॉर्थ पोल है. अब इस दूसरे मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आऊंगा. नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ठीक है, अब ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को कितनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली K Q1 Q2 by R square ध्यान से दोनों अब माइंड में बिठा लो Coulomb's law को, क्योंकि अब इसके बाद हमने Coulomb's law के बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं. पहले विजुअलाइज करके माइंड में बिठा लो Coulomb's law है क्या चीज. ये मेरी दो मैग्नेट्स हैं. ठीक है, चार्जेस को विजुअलाइज करने में डिफिकल्ट हो रहा है, मैग्नेट्स के साथ डील कर लो. ये मेरा कैप नॉर्थ पोल है. इन दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल को मैं आपस में पास लेके आ रहा हूं, नजदीक लेके आ रहा हूं. ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ये वाला मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कितनी फोर्स से रिपेल करेगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट फैक्टर, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है. यहां पे किस बात पे डिपेंड करेगा, मैग्नेट्स का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब मैग्नेट कितने स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है. जैसे एक मैग्नेट की नियर बाय क्या होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से ये दूसरे मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करता है. सिमिलरली हर चार्ज की उसके आसपास, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करता है. वो जैसे ही सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट विल लुक इनटू अकाउंट. ठीक है, और सेकंड पॉइंट, सेकंड कॉमन सेंस है डिस्टेंस बिटवीन देम. इस मैग्नेट को मैं दूसरे मैग्नेट के जितना पास लेके आऊंगा उतनी मुझे रिपल्शन ज्यादा फील होगी, जितना मैं इसको दूर लेके आऊंगा उतनी मुझे रिपल्शन कम फील होगी. सो फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में कितनी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, ये दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को कितनी तेजी से, कितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, कितनी स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. और किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है, कोई भी हमारी बॉडी है, ध्यान से अब चीजों को ना बिल्कुल लिंक करते रहो बेसिक लेक्चर के साथ जो हमने किया था. लेट्स से ये हमारी बॉडी है Q1 Q2 separated by a distance of r. अब ध्यान से सुनना, we have two charges separated by a distance of r. अभी ये F फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं. मैं चाहता हूं इनकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बढ़ाना. डिस्टेंस के साथ मैं छेड़खानी नहीं कर रहा. अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा. चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ेगा,
चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई भी बॉडी मैक्सिमम ज्यादा कब चार्ज होती है? जब उससे हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा हो गया था। नाउ दिस एक्सप्रेशन F equal to k q1 q2 by r square, k की जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है that is 9 into 10 to power 9। न्यूमेरिकल्स में अगर तुम्हें गिवन है two charges are placed at a certain meters apart in air or vacuum, you will directly use this formula 9 into 10 to power 9 q1 q2 by r square। बट अगर यही तुम्हारा मीडियम चेंज हो जाता है, k की न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 into 10 to power 9 और k की जो तुम्हारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो होती है 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, 1/4 pi epsilon naught। अब यहाँ पे ये k क्या है? This k is your proportionality constant, ठीक है, this k is your proportionality constant। और यहाँ पे ये जो epsilon naught, इस सिंबल का क्या नाम बताया था तुम्हें? epsilon naught। और ये हमें शो क्या करता है? ठीक है, ये हमें शो क्या करता है? epsilon, this will show the absolute permittivity, ठीक है। अब absolute permittivity है क्या चीज? एक बार डेफिनेशन लिख लो अच्छे से, राइट नाउ। Absolute permittivity definition, right now, permittivity is a property of a medium permittivity is a property of a medium that permittivity is a property of a medium that determines the strength of electric force between two charges placed in that medium, ठीक है। परमिटिविटी है क्या चीज? परमिटिविटी उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, परमिटिविटी जो तुम्हारा फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट फैक्टर, तुम्हें क्या बताएगा? This epsilon naught factor will tell you about the nature of medium that is being present in between the charges। अब ध्यान से देखो, permittivity is a property of a medium that determines the strength of electric force between two charges placed in that medium। अब चीजों को लिंक करो थोड़ा। देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया? F equal to k q1 q2 by r square। k की वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon naught। तो जनरल फॉर्मूला जो कूलम्ब्स लॉ का हमारा बनेगा, जनरल केस ऑफ कूलम्ब्स लॉ कम्स आउट टू बी 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 upon r square, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F air। This formula is valid when two charges are situated at a particular distance r in air or vacuum, ठीक है। और जैसे ही हमारा मीडियम चेंज होगा, देखो, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। दो चार्जेस अगर एयर या वैक्यूम में किसी r मीटर से सेपरेटेड है तो वो पक्का से उनके बीच की मैक्सिमम फोर्स होगी। जैसे मैं उनको किसी मीडियम में इंसर्ट करूंगा, जैसे मैं उनको किसी मीडियम में डिप करूंगा, पक्के से पक्का फोर्स कम होगी, क्योंकि जो हमारी परमिटिविटी, देखो, एक तो हमारा एक्सप्रेशन है F equal to k q1 q2 by r square, k की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught, तो जनरल केस बन गया F air equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। अब जैसे मैं इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में डिप कर देता हूं तो F मीडियम के केस में हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा 1/4 pi k epsilon naught q1 q2 upon r square, और ये k हमारा क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कभी-कभी ऑब्जेक्टिव्स में, मेडिकल में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ k और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? एयर के केस में k कितना होता है? अब देखो, अगर मैं इस फार्मूला को इस फार्मूला के साथ कंपेयर करूं, इस फार्मूला में 1/4 pi epsilon naught, इस फार्मूला में 1/4 pi k epsilon naught, मतलब k फैक्टर यहाँ पे मिसिंग है। पहले तो इसके और इसके को कंफ्यूज मत करना, ये k तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये k तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर मैं देखूं k मिसिंग है, मतलब k की वैल्यू कितनी है 1। सो फॉर एयर, अगर मैं एयर की बात करूं, फॉर एयर और वैक्यूम k की वैल्यू कितनी होती है 1, और मैक्सिमम k की वैल्यू कितनी हो सकती है, k की वैल्यू मैक्सिमम। मैंने तुम्हें क्या बताया था, k फैक्टर तुम्हें क्या बताएगा, व्हाट डज k फैक्टर विल टेल यू, व्हाट डज k फैक्टर विल टेल यू, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, कि जो तुम्हारा मीडियम है वो कितना हाईली डेंस है, ठीक है, कितना हमारा स्ट्रेंथ है, कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड है। अगर मैं k की मिनिमम वैल्यू की बात करूं, दिस इज 1, और k की मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी इंफिनिटी, ये होती है हमारी मेटल्स के लिए, नोट करो, फॉर एयर k इज इक्वल्स टू 1 एंड फॉर मेटल्स k इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। k की वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच में वेरी करती है फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये याद रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स इज इंफिनिटी, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर, एयर हमारा गैसियस स्टेट में है, वेपर स्टेट में, मेटल्स हमारे सॉलिड स्टेट में है, वाटर हमारा लिक्विड। तो वाटर जो हमारा लिक्विड है, तो लिक्विड की डेंसिटी मेटल सॉलिड से कम होगी और एयर से ज्यादा होगी, मतलब वाटर के केस में k की वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच में वेरी करेगी। सो k ऑफ वाटर कितना बता दो तुम्हें 81, k ऑफ वाटर इज 81, ठीक है। तो अब जो पूरा जनरल कॉन्सेप्ट है वो निकल के इतना आया कि कूलम्ब्स लॉ का जनरल फॉर्मूला हमारा बना मीडियम में, F मीडियम इक्वल टू 1/4 बाय k एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन विल टेल यू कि किसी भी मीडियम में जाके हमारी फोर्स किस फैक्टर से डिक्रीज होगी, और वो फैक्टर तुम्हारा क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें कह दिया जाए कि दो चार्जेस हमारे एयर या वैक्यूम में F फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, वाटर में जाके उनकी फोर्स कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी, तो आंसर आएगा एयर के केस में F है, वाटर के केस में ये फैक्टर तुम्हारा सब कुछ सेम रहेगा, K फैक्टर से डिवाइड हो जाएगी, ये तुम्हारी F है, वाटर के केस में F K 81, तो F डैश कितना आ जाएगा F अपॉन 81, मतलब वाटर में जाके जो तुम्हारी फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्शन की, दैट रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ कितने पार्ट में कोई डबल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट समरी ऑफ कूलम्ब्स लॉ दैट वी हैव डन अर्लियर। कूलम्ब्स लॉ है क्या, कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन एयर और वैक्यूम में कैसे लगाना है, देखो कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r, ये लगेगा ही लगेगा हर सिचुएशन में। जहां पे तुम्हारा मीडियम आ जाता है वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, तुम्हें फोर्स क्लियर। अब देख, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, देखो लेट्स सी a situation, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है बोर्ड पे सबका ध्यान नोट मत करना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज वी हैव अ बीकर, we have a water in between it, we have two charges q1 and q2 separated by a distance r. Now the question is, two charges of magnitude q1 and q2 separated by a distance of r meters repel each other with a force F। इस टाइम दो चार्जेस हमारे वाटर में पड़े हुए हैं और दिस इज मेंशन्ड दैट ये दोनों चार्जेस F फोर्स से रिपेल कर रहे हैं क्योंकि लाइन चार्ज। राइट, क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन F, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन F इफ टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। क्वेश्चन समझे कि हमारा दो चार्जेस हैं, एक बीकर में है, ठीक है, बीकर में F फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू F, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन F इफ टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड। बोलो, इन दोनों के बीच की फोर्स इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी अगर मैं टेंपरेचर को इंक्रीज करूं? इंक्रीज। कितने सपोर्ट कर रहे हैं? इंक्रीज करेगी। और कितने सपोर्ट कर रहे हैं? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज की एक्सप्लेनेशन कौन देगा? डिक्रीज की एक्सप्लेनेशन वाटर की विस्कोसिटी कम हो जाएगी टेम्परेचर के साथ। अच्छा, फिर
कम डेंस हो जाएगा। फिर कम डेंस होने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाएगा, तो फोर्स देखो इधर देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, इस टाइम ये दोनों चार्जेस किस में है, मीडियम में है। टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर मीडियम। तो यहाँ पे जो कूलम्ब्स लॉ लग रहा होगा वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, 1/4 पाई k एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मैंने तुम्हें क्या बताया कि यहाँ पे ये k क्या है, what is this k? This k is nothing but dielectric constant of the medium। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें क्या बताता है, अभी मैं बता गया था बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम विल टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, कि वो मीडियम कितना हाईली डेंस है, कितना वो डेंस है। इस टाइम यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, जैसे मैं टेंपरेचर को बढ़ाऊंगा, सिस्टम के टेंपरेचर को, दिस वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। भाई टेंपरेचर के बढ़ने से पक्का से डेंसिटी तो डिक्रीज होती है, तो हमें पता है डेंसिटी और टेंपरेचर का इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, L = L0 1 + अल्फा डेल्टा T। टेंपरेचर के बढ़ने से लेंथ बढ़ता है, टेंपरेचर के बढ़ने से एरिया बढ़ता है, टेंपरेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, और टेंपरेचर के बढ़ने से डेंसिटी रिड्यूस होती है। एक्सप्रेशन था ρ = ρ0 1 - गामा डेल्टा T। याद है सबको एक्सप्रेशन? डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, इनिशियल डेंसिटी 1 - गामा डेल्टा T, और ये गामा क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। तो अब यहाँ पे आ जाओ, वैसे यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने एक बार रिव्यू करवा दिया। F = q1 q2 अपॉन 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। जैसे ही मैं सिस्टम का टेंपरेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे सिस्टम हीट प्रोवाइड करने से टेंपरेचर बढ़ेगा, टेंपरेचर के बढ़ने से k की वैल्यू रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि k किस बात पे डिपेंड करता है, रिलेटिव डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है, थिकनेस कितनी है, कितना मीडियम स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो जैसे ही मैं टेंपरेचर बढ़ाऊंगा, ये वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स, k की वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट करेगी, k की वैल्यू डिक्रीज मारेगी तो फोर्स तुम्हारा बढ़ने से इंक्रीज करेगा। लिखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम वेरीज इनवर्सली विद टेंपरेचर। Dielectric constant of the medium varies inversely with the temperature. Thorough diagram draw next. We have 3 points A, B and C. A and B are separated at a distance of 2 centimeters. B and C are separated at a distance of 1 centimeters. We have 3 points A, B and C. A, B are separated at a distance of 2 meters. B and C are separated at a distance of 1 meter. Question is, three equally charged small spheres are as shown. 3 equally charged small spheres are as shown. तीनों पे इक्वल चार्ज है, कुछ नहीं गिवन, Q Q Q ले लो, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q। A पे चार्ज Q है, B पे चार्ज Q है, C पे चार्ज Q है, इक्वली चार्ज। Now A exerts an electric force. A exerts an electric force on B equal to 3 × 10⁻⁻6 Newton. Force on A exerts electric force on B. Force on B by A 3 × 10⁻⁻6 Newton। हाँ जी सर, तीनों को सेम पोलैरिटी, तीनों सेम पोलैरिटी, हाँ तीनों सेम पोलैरिटी के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो सेम ले लो, ठीक है। हाँ जी, ये मेंशन है F on B by A।
F on B by A, इसको वेक्टर की टर्म में कैसे लिखेंगे? F on B by A को F B A, गुड, F B A वेक्टर 3 into 10 to the power minus 6, मतलब force on B due to A, force on B due to A is 3 into 10 to the power minus 6 न्यूटन. Question is, what electric force does C exert on B? First part, question का first part है What electric force does C exert on B? मतलब तुमने क्या निकालना है? F B C. What electric force does C exert on B? अगर A B पे 3 into 10 to the power minus 6 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो C B पे कितनी फोर्स लगा रहा होगा? और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन B. F net on B. समझ गए क्वेश्चन? करो. और फोर्स है, डायरेक्शन भी चाहिए मुझे, ठीक है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. 7.5 into 10 to the power minus 7. Centimeters. This is centimeters. Into 10 to the power minus 6. No. Sir, 9 into 10 to the power 11. No. F B A B पे फोर्स लगा रहा है 3 into 10 to the power minus 6 न्यूटन. सही तो बोला. 1.2 to 11 point something. 11.7 into 10 to the power minus 6 बोला. तो 1.7. ठीक है. मेरे पास एग्जैक्ट आंसर है 12 into 10 to the power minus 6. 12 into 10 to the power minus 6. और डायरेक्शन towards A. ठीक है. Towards A. देखो बोर्ड पे. Yes. Let's start discussion. We have given F B A. B और A के बीच में. This is your B. This is your A. According to Coulomb's law, F का एक्सप्रेशन क्या होता है? K. अब यहाँ पे मीडियम के बारे में कुछ नहीं कह रखा. K को 9 into 10 to the power 9 ही ले लो. F equal to K Q1 Q2 upon R square. ये एक्सप्रेशन लगेगा. F की वैल्यू कितनी है A और B के बीच में? 3 into 10 to the power minus 6. तो 3 into 10 to the power minus 6 K 9 into 10 to the power 9 ले लो. Q1 कितना है? Q Q2 भी है Q और डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. Q into Q Q स्क्वायर अपॉन 2 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर. फाइन. ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया. फाइन. अब यहाँ से Q निकालना चाहते हो निकल जाएगा तुम्हारा. ठीक है. Q स्क्वायर निकाल लो. Q स्क्वायर की वैल्यू. अब नेक्स्ट तुमसे क्या पूछा है? F B C. B और C के बीच में कितनी फोर्स होगी? फाइन. B और C के बीच की फोर्स F इक्वल टू K 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 इन पे भी Q स्क्वायर है. यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी. कितनी आ रही Q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से? डिवाइड कर दोगे. चलो Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? चलो यहाँ पे मैं Q स्क्वायर ही लिख रहा हूँ. ठीक है. Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे अपॉन R स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है? 1 into 10 to the power minus का स्क्वायर. ये आंसर है. यहाँ इस एक्सप्रेशन से Q स्क्वायर निकालोगे. इस एक्सप्रेशन में Q स्क्वायर डाल दो. खत्म. ठीक है. ये आ गया तुम्हारा क्या? फोर्स ऑन B ड्यू टू C. नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा क्या है? नेट फोर्स ऑन B. अब देखो नेट फोर्स ऑन B सबसे पहले. अब ये सबसे काम की चीज है नेट फोर्स ऑन B.
ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। बी पे हमने नेट फोर्स निकालनी है, बोर्ड पे देखते हो सबका ध्यान, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, ठीक है, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं। ए वाला बी को किस तरफ, जिस पे नेट फोर्स निकालनी होती है एरो डायग्राम उसका बनता है, कल तुम्हें समझाया था। देखो नो डाउट अभी अगर मैं सिचुएशन देखूं इस क्वेश्चन की, बोर्ड पे ध्यान रखना था, अभी अगर मैं इस क्वेश्चन की सिचुएशन देखूं, तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तीनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। देखो हो क्या रहा होगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा। इसमें कितने एरो बने, 4। हमने नेट फोर्स किस पे निकालनी है, बी पे, तो हम एरोस किसके डील करेंगे, सिर्फ बी पे। ये एरो हटा दो, ये एरो हटा दो, हाँ जी। इस एरो का क्या मतलब है, इस एरो को क्या नाम दूं, एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इस एरो को क्या नाम दूं, एफ बी सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। चार्जेस तो सेम है, डिस्टेंस दोनों डिफरेंट है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, कौन सी फोर्स जीतेगी, कम डिस्टेंस वाली, बिकॉज़ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स जीतेगी, सी वाली फोर्स। तो यहाँ पे मैंने डबल एरो डाल दिया, वहां पे हमारा सिंगल एरो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है एरोस में, क्योंकि अब इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पूरा लेक्चर हमारा कूलम्ब लॉ का सिर्फ हमने एरोस के साथ खेलना है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये जो हमारा एरो, अब देखो नेट फोर्स ऑन बी पे हमने क्या निकालना है, एफ नेट ऑन बी। तो एफ नेट ऑन बी क्या बनी, एफ नेट ऑन बी, ये हमारी बनी 2 एरो इधर 1 एरो इधर, तो नेट कितना बचेगा, एफ बी सी माइनस एफ बी ए, एफ बी सी वेक्टर माइनस एफ बी ए वेक्टर। हाँ जी, बी सी की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, के क्यू स्क्वायर बाय 2, देखो के क्यू स्क्वायर बाय 2 into 10 to the एफ बी सी की वैल्यू, बी सी सॉरी इन दोनों के बीच की है, 1 into 10 to power minus 2 का स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 into 10 to power minus 2 का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ये आंसर सॉल्व करके आएगा 9 into 10 to power minus 6। आया किसी का, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 9 into 10 to power minus 6, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो चार्ज है ये ए की तरफ रिपेल, ठीक। चलो करो नोटिस को, देखो कोई डाउट है तो। यस, देखो बोर्ड पे, लेट्स डू द डिस्कशन। एक केस समझ लो, फिर बाकी केसेस प्रैक्टिस करेंगे। We have a square symmetric configuration. We have a symmetric square, ठीक है। Square की sides A, 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 A. 4 charges are placed at the corners of a square ABCD. A पे भी Q चार्ज रखा, B पे भी Q चार्ज रखा, C पे भी Q चार्ज रखा, D पे भी Q चार्ज रखा। Question is, calculate net force on any of the charge due to other charges present in the region. किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स बताओ बाकी के अदर चार्जेस की वजह से। लेट्स से तुम कोई भी ले सकते हो, ए पे निकाल सकते हो, बी सी डी की वजह से, बी पे निकाल सकते हो, सी पे निकाल सकते हो, डी पे, कोई भी एक अज्यूम कर लो। लेट्स से मैंने अज्यूम कर लिया सी। मैं क्या करूंगा, वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू ए, बी एंड डी। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, अगेन एरो डायग्राम, सिर्फ एरो डायग्राम बनेगी और कुछ नहीं। देखो बोर्ड पे मैंने तुम्हें कहा हमने नेट फोर्स सी पे निकालनी है, तो एरोस भी किस पे बनेंगे, सिर्फ सी पे। बाकी पे भी एरो बनेंगे ए, बी और डी, बट उनको हमने अकाउंट में नहीं लेना। वी हैव टू काउंट एरोस ओनली ऑन द चार्ज प्रेजेंट एट सी। अब ये देखो, सबसे पहले बी से स्टार्ट करता हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ये वाला चार्ज इसको नीचे की तरफ धक्का मारेगा, ये वाला चार्ज इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। हमने एरो किस पे बनाने हैं, सी पे, तो ये एक एरो मैंने नीचे की तरफ बना लिया। इस एरो को क्या नाम दूं, FCB, परफेक्ट, FCB, ठीक है। और ऊपर एक वेक्टर भी लगा देता हूं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 Q स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, कोई दिक्कत। B वाला C को नीचे की तरफ रिपेल करेगा, ये मैंने एरो बना लिया। हमने क्या करना है, हमने C पे फोर्स निकालनी है B, D और A की वजह से। ये खत्म हो गया। अब आओ D पे,
पॉजिटिव 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 रिपेल ईच अदर। ये इसको किस तरफ पुश करेगा? रिपेल उस तरफ, ये इसको इस तरफ। हमने किस पे काउंट करना है? सी पे। तो डी वाला सी को आगे की तरफ। फोर्स की वैल्यू F, फोर्स का नाम F C D वेक्टर K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ब्रिलियंट, हो गया। ठीक है, F C D बचा क्या? A। B हो गया, D हो गया, बचा क्या? A। पॉजिटिव 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 रिपेल। ये इसको किस तरफ धक्का मारेगा? पुश करेगा नीचे की तरफ, ये इसको ऊपर की तरफ। एरोस किसका काउंट होगा? C का। सही बनाइए डायरेक्शन। ठीक है, इस एरो को क्या नाम दूं? F C A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। नाम, अब वैल्यू इसकी K Q स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये A है, ये भी कितना है? A। ये डिस्टेंस कितना होगा A और C के बीच में? पाइथागोरस से निकल जाएगा ना। ये डिस्टेंस तुम्हारा √2a। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस √2a का। अच्छा, इतना पार्ट कितनों ने कर लिया? ये तीनों वैल्यूज निकाल के तुम लोग बैठ चुके हैं। ठीक है, यू हैव कैलकुलेट FCB, यू हैव कैलकुलेट FCA, यू हैव कैलकुलेट FCD। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे थे? तीनों को ऐड कर रहे हैं। ये तीनों आपस में ऐड नहीं होंगे। क्यों? डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। अगर ये एरोस कुछ ऐसे बनते, इधर देखो बोर्ड पे, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर ये एरो कुछ ऐसे बनते, तीनों एरो सेम डायरेक्शन में होते, तो मैं इनको ऐड कर सकता हूं। ठीक है, अगर ये एरो कुछ ऐसे होते, दो एरो एक डायरेक्शन में होते, एक एरो डिफरेंट डायरेक्शन में होता, तो मैं दो को ऐड करके इसमें से सबट्रैक्ट कर सकता था। अब दिक्कत क्या है? एक एरो ये है, एक एरो ये है और एक एरो ये है। अब मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है सबसे पहले। ठीक है, क्या करोगे? फर्स्ट पॉइंट, बीच वाले एरो को भूल जाओ। इन दोनों एरोस का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? बीच में, सेंटर में। इस एरो का क्या नाम है? FCB। सॉरी, ये तुम्हारा उस डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम है FCD और इसका नीचे वाला कंपोनेंट है FCB। हाँ जी, इधर देखो, दो वेक्टर्स कितने एंगल पे हैं? 90 डिग्री पे। इनका रिजल्टेंट निकल जाएगा। दो वेक्टर्स के बीच के रिजल्टेंट का फॉर्मूला R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या ये पढ़ के आए हुए हो 11th क्लास में? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, 2 * फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या आपको फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू पता है? FCD की KQ² / a² बिल्कुल पता है। क्या आपको FCB की वैल्यू पता है? KQ² / a² बिल्कुल पता है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। cos 90 0, cos 91 कौन बोला? cos 90 0। ये टर्म खत्म होगी। R = इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? √a² + b²। तो अब इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इन दोनों के बीच में 45 डिग्री पे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, मैंने उसको नाम दे दिया FR। क्या तुम लोग देख पा रहे हो? FR की डायरेक्शन में ही FCA है, तो FCA नीचे आ जाएगा। अब क्या करोगे? अब आंसर निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। ये क्या है? दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में। तो FCD और FCB का रिजल्टेंट निकालो। FR की वैल्यू कितनी होगी? FR वेक्टर की वैल्यू होगी √KQ² अपॉन a² का होल स्क्वायर प्लस KQ² अपॉन a² का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी √2 इनटू KQ² अपॉन a²। और FCA कितना है तुम्हारा? KQ² अपॉन 2a²। ये तुम्हारा आ गया FR, ये तुम्हारा आ गया FCA। क्या तुम नेट फोर्स निकाल सकते हो? Fnet तुम्हारी क्या होगी? FR वेक्टर प्लस FCA वेक्टर। ये तुम्हारी √2 KQ² अपॉन a² प्लस KQ² अपॉन 2a² आंसर। Am I clear? ठीक है, लॉजिक आप लोगों ने सही लगा लिया था कि C पे नेट फोर्स AB और D की वजह से होगी। आपने फोर्सेस के मैग्नीट्यूड निकाल लिए थे, बट यहाँ पे क्या है? फोर्सेस की डायरेक्शंस। ठीक है, अगर फोर्स स्केलर क्वांटिटी होती, तो मैं इन तीनों को ऐड कर देता, आंसर आ जाता। मैं तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, क्वांटिटीज को या तो हम अलजेब्रिकली ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं या वेक्टोरियली। ठीक है, अलजेब्रिकली में प्लस है माइनस है लेके कर दो, वेक्टोरियली में
प्लस माइनस को नहीं लेना, डायरेक्शंस के साथ डील करना। करो हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कोई डाउट इसमें? Shall we jump to next configuration? Sure. I'm rubbing this one. Yes. Your next configuration is we have a square again. We have a square of side A. A, B, C, D are the four corners of the square. But the charges that are placed are A पे हमारा रखा गया है प्लस Q का चार्ज, B पे रखा गया है प्लस Q का चार्ज, C पे रखा गया माइनस Q का चार्ज, D पे रखा गया माइनस। Question is 4 charges plus Q minus Q are placed at the corners of a square ABCD as shown in the figure. Fine. A charge of plus 1 coulomb. A charge of plus 1 coulomb is also placed at the center of the square. A charge of plus 1 coulomb is also placed at the center of the square. Calculate net force on the charge placed at the center of the square due to other charges present in the region. सेंटर पे रखा है प्लस 1 कूलम का चार्ज, कॉर्नर्स पे क्या क्या पड़े हैं प्लस Q माइनस Q। आपने इन चारों चार्जेस की वजह से 1 कूलम पे नेट फोर्स कितनी लग रही होगी वो बतानी है। एक और इसी में पॉइंट मेंशन कर लो, कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज। यस, राइट डाउन कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज, ये एक नंबर में आ जाता है सीबीएसई में। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज क्या होता है? राइट डाउन टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज का हमेशा प्लस 1 कूलम। ठीक है, व्हाट इज द टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज हमारा यूजुअली कूलम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट करने में यूज होता है। हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेना है और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस 1 कूलम रहेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गिवन होता अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू प्लस 1 माइक्रो, नहीं ऐसा नहीं ए पे माइक्रो दे रखा हुआ तो उसको भी प्लस 1 माइक्रो ले लोगे। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस 1 कूलम। करो जीरो तो नहीं आएगी फोर्स, जीरो तो नहीं आनी चाहिए, नहीं। एरो डायग्राम, अब किस पे फोर्स निकालनी है हमने? O पे, तो एरो डायग्राम O का बनेगा। यस, ऑन द बोर्ड देखो, बोर्ड पे एरो डायग्राम में अभी भी कंफ्यूजन है तुम लोगों को, कुछ बच्चों का ठीक है कुछ का नहीं ठीक। इधर देखो बोर्ड पे, हमने नेट फोर्स किस पे निकालनी है? O पे। एरो डायग्राम किस पे बनेगा? O पे। बोर्ड पे देखो, A पे प्लस Q, B पे प्लस 1, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ये इसको किस तरफ पुश करेगा? नीचे की तरफ। तो इस एरो को क्या नाम दोगे? FOA, फोर्स ऑन O ड्यू टू A, FOA वेक्टर। क्या दिक्कत है इसमें? FOA, ठीक है। अभी सिर्फ एरो डायग्राम बना रहा हूं, मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे। O और B पॉजिटिव 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 रिपेल ईच अदर। B वाला O को किस तरफ पुश करेगा? नीचे की तरफ। इस एरो को नाम देंगे FOB। क्या दिक्कत है इसमें? कितना बार ठीक है, इतना हो गया। अब आ गया O प्लस 1 कूलम है, B कितना है? माइनस Q। अब इधर देखो, यहाँ पे जो गड़बड़ी तुम लोग कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने नेट फोर्स किस पे निकालनी है? O पे। ये वाला चार्ज इसको अपने पास बुलाएगा कि इसको दूर भगाएगा? पास बुलाएगा। अट्रैक्ट
ये दोनों क्या थे पॉजिटिव, ये इसको नीचे भेज रहा था, ये इसको नीचे भेज रहा था। C पे नेगेटिव चार्ज है अब इस क्वेश्चन में, -q + 1 पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये चार्ज इसको अपने पास बुलाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल यही, ठीक है। तो चाहे इसी के ऊपर इसको आगे खींच लो, इस एरो को क्या नाम दूं, FOC वेक्टर, फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू C। अब यहाँ पे आ जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो D वाला चार्ज O को अपने पास बुलाएगा। ये एरो मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। इस एरो को क्या नाम दूं, FOD वेक्टर। अब तुम लोग देख पा रहे हो ये दोनों वेक्टर्स तो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में होने का मतलब इजीली ऐड हो जाएंगे। FOC की वैल्यू निकालो, FOA की वैल्यू निकालो, दोनों को प्लस कर दो। ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। FOB की वैल्यू निकालो, FOD की वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड कर दो और जो आंसर आएगा उनका रिजल्टेंट ले लो कितने पे, 90 डिग्रीज पे आंसर आ गया। अब क्या तुम मुझे OA, OB, OC, OD की वैल्यू देख सकते हो, दे सकते हो, बताना जरा। एक तो कितनों को दिख गया OA, OB, OC, OD चारों इक्वल होंगे क्योंकि Q Q Q Q, क्या माइनस साइन को लेना है, नहीं लेना, बताया था। वेक्टर्स के साथ डील करते हुए नेगेटिव साइन को नहीं लेना। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शंस के साथ मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूं बोर्ड पे। FOA की वैल्यू जल्दी से कौन बताएगा, FOA K Q into 1 अपॉन ये डिस्टेंस, ये A है, ये A है, ये पूरा कितना है, √2a, ये कितना होगा, √2a का आधा, मतलब A/√2 का स्क्वायर हो गया। FOB भी यही होगा, KQ into 1 अपॉन A/√2 का स्क्वायर। हाँ जी, FOC पे आओ, FOC पे K, -Q को -Q लेंगे, नो Q ही लेंगे।